व्हाट इफ आई टेल यू कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा स्कैम चल रहा है या स्कैम चला था जिसके हम सब शिकार हुए हैं। इसके बारे में हमें स्कूल्स में पढ़ाया गया और अभी तक हम इसे सच मानते हैं, बट इसकी रियलिटी हमें पता ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे अच्छी जगह देखने के लिए क्या है, प्रोबेबली आप कहोगे ताजमहल, और वो इसीलिए क्योंकि वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इनफैक्ट ये चीज हमारे मेंटेलिटी में इतनी ज्यादा गहराई तक है कि अगर किसी भी चीज की हमें तारीफ करनी होती है तो हम उसे दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जैसी कोई भी लिस्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये प्रोबेबली सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया था। अगर शुरू से शुरू करें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 4th सेंचुरी BCE में ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड्स को कॉन्कर कर लिया था। इस वजह से एंशिएंट ग्रीस के जो हेलेनिस्टिक ट्रैवलर्स थे उन्हें दूसरी सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। उन्होंने इजिप्शियंस, मेसोपोटामियन और पर्शियन जैसी सिविलाइजेशंस को काफी एक्सप्लोर किया और 1st सेंचुरी BCE में उन्होंने यहाँ पर देखने लायक जगहों की एक लिस्ट को कंपाइल किया। इस लिस्ट में उन्होंने ऐसी 7 जगहों को इंक्लूड किया क्योंकि 7 नंबर एंशिएंट ग्रीस में काफी प्योर माना जाता है। उन्होंने इसे 7 साइट्स ऑफ द वर्ल्ड कहा और बाद में ये जगह बन गई एंशिएंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इन 7 जगहों में से 5 डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और एक का एग्जिस्टेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इनमें से जो जगह आज तक बची है वो है गीजा के पिरामिड। नाउ इसके करीबन 2000 साल बाद 2001 में स्विट्जरलैंड में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन स्टैब्लिश हुई। इसके फाउंडर एक स्विस बॉर्न कनेडियन फिल्म मेकर बर्नार्ड वेबर थे, जिनका कहना था कि उन्होंने ये फाउंडेशन वर्ल्ड की हेरिटेज और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बनाई है। उन्होंने पूरी दुनिया से 200 एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई और पूरे वर्ल्ड ने वोट करके उन 200 में से 7 मॉन्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया। 2007 में उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। उस लिस्ट में इंडिया के ताजमहल के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेत्रा, कोलोसियम, चिचेन इत्जा, माचू पिचू और क्राइस्ट द रिडीमर की स्टैचू शामिल थी। साथ ही में इस लिस्ट में ऑनररी स्टेटस के लिए गीजा के पिरामिड्स को भी रखा गया और इन जगहों को आज हम न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। नाउ इनिशियली तो यूनेस्को भी इस चीज को सपोर्ट करता था और ये 2007 में तो उन्होंने न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के साथ में एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चूज करने के लिए जो पोल हुआ था वो आज तक के रिकॉर्ड में लार्जेस्ट पोल्स में से एक है। बट द क्वेश्चन इज कि फिर ये स्कैम कैसे हुआ? तो जब न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट या फिर रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना है कि ये जो वोटिंग हुई है वो टोटली अनसाइंटिफिक है। अब अगर वोटिंग से रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से ताजमहल को टॉप 3 में कहीं होना चाहिए था। बट ये जो पूरा पोल हुआ उसकी वोटिंग टेलीफोन या फिर इंटरनेट के थ्रू हुई और 60% वोट तो इंटरनेट से ही गए। ये बात है 2007 की एंड वी नो दैट कि उस टाइम पर कितने लोगों के पास इंटरनेट था। इंडिया की 95% जनता को तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो क्लियरली इस पोल में सिर्फ वही कंट्रीज और लोग वोट कर सकते थे जिनके पास टेलीफोन और इंटरनेट का अच्छा एक्सेस हो, और जो लोग वोट कर भी सकते थे वो एक नहीं मल्टीपल वोट कास्ट कर सकते थे। इस पोल में पहला वोट फ्री रहता था और अगर उसके आगे आपको वोट करना है तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता था। और कई कंट्रीज ने बहुत सारे पैसे खर्च करे अपने मल्टीपल वोट्स को कास्ट करने के लिए, और कई कंट्रीज ने तो प्रमोशंस ही नहीं करे इस एक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए और इसका विरोध करने के लिए। कई कंट्रीज ने अपने लोगों को प्रमोट किया ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए। जैसे ब्राजील ने वोट फॉर क्राइस्ट नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया अपने स्टैचू को टॉप 7 में लाने के लिए। उन्होंने वोटिंग के कॉल्स और SMS के चार्जेस को हटा दिया ताकि लोग फ्रीली ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सकें। साथ ही में वहां के कॉर्पोरेट्स ने लाखों करोड़ों रियाल्स खर्च करे ताकि क्राइस्ट की स्टैचू को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। नाउ सेम चीज इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में भी हुई तो देखने और सुनने में काफी ओके लगता है और लीगल भी है। बट ये चीज सिर्फ वही कंट्रीज कर सकती थी जो इतना पैसा खर्च कर सकती थी। ये ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड में बेस्ड है जहां का लॉ काफी हेल्पफुल है अगर आपको आपका पैसा छुपाना है। बट इनके अकॉर्डिंग न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन जो थी उन्होंने कोई भी पब्लिक फंडिंग नहीं ली। वो टोटली रिलाय करते थे प्राइवेट डोनेशन, ब्रॉडकास्ट राइट्स और मर्चेंडाइज को सेल करने पर।
अब ये चीज ऑफिशियल नहीं है, बट लोग तो ये भी कहते हैं कि कई प्राइवेट डोनर्स ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन वैसे तो खुद को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस पूरी एक्सरसाइज से कोई भी पैसा नहीं कमाया, यहाँ तक कि उनका इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आया। बट इनके पीछे की कंपनी न्यू ओपन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सारी लाइसेंसिंग और स्पॉन्सरशिप का पैसा न्यू ओपन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के पास गया। कहा तो ये भी जाता है कि न्यू ओपन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन ने मालदीव और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से $35 मिलियन तक मांगे स्पॉन्सरशिप और लाइसेंसिंग फीस के नाम पर, और साथ ही में उन्होंने इन कंट्रीज के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चार्ज करने की कोशिश करी इस पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए। कई कंट्रीज ने इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट भी करा, उनके टूरिज्म को बूस्ट भी मिला, एंड वो पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, उस चीज का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। 2007 में यूनेस्को ने खुद को न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन और न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट से अलग कर लिया। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये जो न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट है ये एक प्राइवेट अंडरटेकिंग का रिजल्ट है और कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट है उनके ही ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड के नहीं। उनके अकॉर्डिंग ऐसी सिर्फ एक ही ऑफिशियल लिस्ट एग्जिस्ट करती है, वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट।